नमस्कार। वेलकम बैक टू अनदर क्लास। एंड आज का जो टॉपिक है दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। द क्लास बिलोंग्स टू द इकोनॉमिक्स। आप इसे चाहे माइक्रो के नाम से पढ़ रहे हो, बिजनेस के नाम से पढ़ रहे हो, मैनेजरियल के नाम से पढ़ रहे हो, टॉपिक सारे कॉमन हैं। तो करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास को। इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी जो क्लास है उसका नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बिफोर we analyze economic problem we have to know about the economic system कि economic system क्या होता है। economic system वो चीज़ होती है कि एक organized way में हम सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंप्लीट कर रहे हो ऑर्गेनाइज्ड वे में। इधर इंडिविजुअल है, इधर बिजनेस फर्म है, ये बिजनेस के साथ जुड़ती है और बिजनेस इंडिविजुअल के साथ जुड़ते हैं। तो अगर ये फ्लो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है। ये कैपिटलिस्टिक हो सकता है, सोशलिस्टिक हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, और भी कई तरीके के जो मेथड होते हैं या फॉर्म होते हैं उनमें हो सकता है। बट इकोनॉमिक सिस्टम की रूट बात यह है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। यानी इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स द अरेंजमेंट बाय विच द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल आर सोशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर द लाइवलीहुड। यानी कि लोग कमाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, तो अगर वह ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम कहेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम एक फ्रेमवर्क है दैट ए सोसाइटी यूजेस टू ऑर्गेनाइज द एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सोसाइटी किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, रिसोर्सेज किस तरीके से अलॉट होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, हाउ टू टेक डिसीजंस एंड व्हाट आर दी कंजप्शन पैटर्न्स। इन सब को अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में या एक फ्रेमवर्क में जब हम इसको लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। आप फ्लो चार्ट में इसको समझ सकते हो। इंडिविजुअल अपने आप को, जो कि ओनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, वो बिजनेस को अपने आप को हायर करवाते हैं, बदले में बिजनेस उनको इनकम देता है। ठीक उसी हिसाब से बिजनेस जो प्रोडक्शन करता है उनको इंडिविजुअल बाई करते हैं और बदले में उनको पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से इसका फ्लो चलता रहता है। आई होप आप इकोनॉमिक सिस्टम को समझ गए होंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड दैट वी ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जितनी भी जो ज़रूरतें हैं वो सारी क्या है, अनलिमिटेड है। बट द रिसोर्सेज टू फुलफिलमेंट दैट डिजायर्स आर लिमिटेड। बट जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो सारे के सारे क्या है, लिमिटेड है, स्केर्स है। दैट्स वाई वी आर फेसिंग ए प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, दैट्स वाई हमारे सामने एक प्रॉब्लम अराइज होती है और उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि जो सब्जेक्ट इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालिसिस करती है उस सब्जेक्ट का क्या नाम है, इकोनॉमिक्स। तो फिर हमारा जो बिहेवियर है ह्यूमन का, वो जब मूव ऑन करता है प्रायोरिटीज पे, चॉइस पे। अब वो ये देखेगा कि मेरी कौन सी चॉइस है जिनको मुझे पहले कंप्लीट करना चाहिए और कौन सी चॉइस है जिसको मुझे बाद में कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि वी हैव ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ वांट। हमारी जो जरूरतें हैं उनकी लिस्ट हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी है और सारे वांट को हम एक टाइम एट ए टाइम कंप्लीट कर भी नहीं सकते। तब हम प्रायोरिटी देंगे कौन सी वांट को मुझे पहले लेना चाहिए और कौन सी वांट को मैं पोस्टपोन कर सकता हूं। तो प्रायोरिटीज पे वह उनको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस पूरे सिनेरियो को जो हम बोलते हैं वो होता है कि हमारे सामने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आई, ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। कि एक सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को, अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरीके से एलोकेट करती है। द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द नीड टू मेक चॉइसेज। जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो अराइज होती है बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दे ऑल आर वेरी स्केर्स। दैट्स वाई वी हैव टू नीड टू मेक चॉइसेस, और इस हिसाब से हमें प्रायोरिटीज करनी पड़ती है। कंटिन्यू बात करें इसमें, देखो रॉबिन्स ये बोलते हैं, रॉबिन्स जो हमने बात करी थी डेफिनेशन वाले चैप्टर में, कि रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी किसके अकॉर्डिंग बताई थी, स्केर्सिटी के अकॉर्डिंग बताई थी, कि इकोनॉमिक्स स्केर्सिटी की वजह से या स्केर्सिटी को एनालाइज करता है। तो रॉबिन्स कहता है कि ड्यू टू दिस लिमिटलेस यानी अनलिमिटेड वांट ऑफ ह्यूमन
needs to the limited resources and their alternative usage, ह्यूमन बिहेवियर अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चॉइस। यानी जो अनलिमिटेड डिजायर की वजह से और लिमिटेड सोर्सेज की वजह से, वांट अनलिमिटेड है और सोर्सेज लिमिटेड है, इस वजह से ह्यूमन का बिहेवियर चॉइस बेस्ड हो जाता है। उस चॉइस बेस्ड ह्यूमन बिहेवियर अपने आप निकल के आता है। तो रॉबिन्स कहते हैं कि रॉबिन्स हैज कॉल्ड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड दिस इज द मेन फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रॉबिन्स कहते हैं कि ह्यूमन का ये जो चॉइस बेस्ड जो बिहेवियर हो रहा है, जो एस्पेक्ट हो रहा है, यही उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या है, एक फंडामेंटल फॉर्म है, या यूँ कहे ये उसका मेन फॉर्म है। और ये चॉइस बेस्ड क्यों निकल के आया? बिकॉज द स्केर्सिटी ऑफ स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। अब क्यों रीजन अराइज होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड वांट, हमारी जो वांट है वो सारी क्या है? अनलिमिटेड, एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्केर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आप आराम से समझ पाओगे। सपोज करो यू हैव 1000 रुपीज़ इन योर हैंड, आपके पास 1000 रुपये हैं। अब आपके पास 1000 रुपये हैं, तो अब आप की जो वांट है उसकी लिस्ट आपके सामने ओपन होगी कि मैं इन 1000 रुपीज़ से ये सब करना चाहता हूँ, बट इनमें से मुझे कौन से को पहले करना है और कौन से को बाद में करना है। ये एक एग्जाम्पल है। बात करते हैं एग्जाम्पल बी की। यू हैव 1000 रुपीज़, बट इसका जो यूज है ये आपके पापा ने आपको दिया और कहा है कि जाकर आप मोबाइल में रिचार्ज डलवा दो। ठीक है, अब आपके पास 1000 रुपये ही बी केस में और 1000 रुपये ही ए केस में है। 1000 रुपये बी केस में उसका जो यूज है वो सिर्फ कौन सा यूज है? सिंगल यूज है। सिंगल यूज ये है कि आपको मोबाइल में रिचार्ज डलवाना है। अब आपकी जितनी भी वांट है वो आपके सामने आई नहीं, क्योंकि वो जो 1000 रुपये हैं वो ओनली क्या है? सिंगल यूज का है। बट इन एग्जाम्पल ऑफ ए केस आपके पास जो 1000 रुपीज़ है उनके वो फ्री है, और वो क्या है? अल्टरनेटिव यूज वाला है। आप उससे मूवी देख के आ सकते हो, खाना वाना खा सकते हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो। ठीक है, तो आप बुक्स वगैरह ले सकते हो, रिचार्ज डलवा सकते हो। तो बहुत सारी आपकी क्या है? वांट्स है, और उनमें आप ये देखोगे कि कौन सी वांट को मुझे पहले कंप्लीट करना है और कौन सी वांट को मैं पोस्टपोन कर सकता हूं। तो अगर दोनों में आपके पास जो रिसोर्स है जो वो लिमिटेड है, बट एक केस में अल्टरनेटिव है और एक केस में अल्टरनेटिव नहीं है, तो आपके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कब होगी? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा तभी अराइज होगा। अगर रिसोर्सेज का यूज अल्टरनेटिव है ही नहीं तो आपके सामने कोई वांट भी नहीं होगी, वांट भी आपकी सिंगल होगी फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जब आपकी वांट लिमिटेड है, सोर्सेज उसके अकॉर्डिंग है और सिंगल यूज का है, तो आप कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तभी फेस होगी जब आपकी वांट्स अनलिमिटेड होगी, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, और वो सारे रिसोर्सेज क्या होंगे? अल्टरनेटिव यूज वाले होंगे। एंड नेक्स्ट, डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। अब आपकी जितनी भी इंटेंसिटी है, जितनी भी वांट्स है, इनकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? इनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। यानी कि आप जैसे घूमने जाने का प्लान बना रहे हो, तो घूमने जाने का प्लान आपका क्या किया जा सकता है? पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, मूवी देखने का प्लान आपका पोस्टपोन किया जा सकता है। तो पोस्टपोनमेंट अगर हो रहा है वांट में, दैट मीन्स उनकी इंटेंसिटी कम है। और अगर आपको सब्जी लेके जानी है घर पे, खाना आपको खाना है, तो खाना खाना क्या है? एक बेसिक फंक्शन है अपनी लाइफ का, ये हमारी नीड है, बेसिक नीड है। तो इसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो जिन वांट को आप पोस्टपोन कर पा रहे हो, जिनको नहीं कर पा रहे हो, दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। एंड नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स विद रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के साथ अपनी वांट को क्या करते हो? आप एडजस्ट करते हो। तो ये वो रीजन है जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। बट द फंडामेंटल थिंग इज दैट we facing the economic problem due to the scarcity of scarcity of resources, because we have unlimited wants, limited resources, and all are alternative uses. Now next,
मेन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, एक इकोनॉमिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होते हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं मेन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी कितनी भी तरह की हो, सोशलिस्टिक हो, कैपिटलिस्टिक हो, मिक्स्ड हो, अदर हो, सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, इकोनॉमिक सिस्टम की जो बेसिक या सेंट्रल प्रॉब्लम होती है उनको बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या क्या होती है? पहला होता है व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस किया जाए, एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस, और कितना किया जाए। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, एंड व्हाट शुड बी दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए। टू वूम दी प्रोडक्शन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोडक्शन जो हमने किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किन के लिए करना है, और हाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी डन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, और अल्टीमेट जो प्रॉब्लम होती है दैट इज इकोनॉमिक मेंटेनेंस और प्रोग्रेस। अब हम जो भी इकोनॉमी में स्टडी करते हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर है आपकी इकोनॉमी में, आप जिस भी क्लास में हो, चाहे 12th हो, BA LLB हो, बीटेक हो, मेफा हो, माइक्रो मिक्रो बिजनेस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो भी है आपकी इकोनॉमिक्स, हम उन पूरे सब्जेक्ट मैटर में इन्हीं प्रॉब्लम्स का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, इसका जो आंसर है, इसका आंसर हमें मिलता है कंज्यूमर बिहेवियर से, जहां हम डिमांड एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसका आंसर हमें मिलेगा कंज्यूमर बिहेवियर से, कि कंज्यूमर किस चीज की नीड करता है या किस चीज की नीड है, और हाउ मच टू बी इज टू बी प्रोड्यूस, और हमें कितना करना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में डिमांड कितनी है। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस कैसे करना है, उसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। एंड व्हाट शुड बी दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, ये ऑल दीज ऑल आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फंक्शन। टू वूम दी प्रोडक्शन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, जितने भी जो होते हैं वो सबको करते हैं। और इकोनॉमिक मेंटेनेंस एंड प्रोग्रेस, इसमें हम नेशनल इनकम यानी मैक्रो लेवल की हम बातें करते हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर की बातें करते हैं। तो जो इकोनॉमी का या इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वही वो सारा किसके लिए होता है, टू एनालाइज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड दीज आर द मेन इकोनॉमिक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी। नाउ वी आर मूविंग ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम थ्रू PPC। एंड व्हाट इज PPC? PPC होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या होता है, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा कर्व जो हमें प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्रामेटिकली एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि हमने कहा हमारी जो वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड है, बट हमारे पास जो सोर्सेज है वो सोर्सेज क्या है, लिमिटेड सोर्सेज है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये सोर्सेज है, ठीक है, आप यहाँ पे दो कमोडिटी A और B का क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन करना चाह रहे हो। तो इन सोर्सेज को अगर आप टोटली किस पे इंपोज कर दोगे, A कमोडिटी पे, तब फॉर एग्जांपल आप A कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हो, 10 क्वांटिटी, और दैट टाइम B की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर पाओगे, 0, क्योंकि आपने सारे के सारे सोर्सेज किस पे इंपोज कर दिए, A पे इंपोज कर दिए। अब अगर आपको B का भी प्रोडक्शन करना है तो आपको कुछ सोर्सेज किस में इंपोज करने होंगे, B पर इंपोज करने होंगे। तो कुछ सोर्स आप B पे इंपोज करोगे तो A का जो प्रोडक्शन है वह क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो A पर रिसोर्सेज लगाए थे उनको किस पे शिफ्ट कर दिया, B पे शिफ्ट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल अगर हम B की 1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें A की कुछ क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, सिक्रीफाइस करना पड़ेगा, वहां से हमें हमारे सोर्सेज को शिफ्ट करना पड़ेगा टू दी B क्वांटिटी। अब जैसे जैसे हम B क्वांटिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे हमारी A क्वांटिटी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब अगर हम सारे ही जो रिसोर्सेज है उनको कहाँ इंपोज कर दे, B पर इंपोज कर दे, और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, तो एक की उस टाइम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो पाएगी, 0, क्योंकि हमने सारे के सारे रिसोर्सेज किस पे लगा दिए, B पे लगा दिए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कहता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है कि आपके पास जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है, या यूं कहे लिमिटेड है, और आपके पास एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, आपके पास क्या है, एक प्रोडक्शन टेक्निक है,
तो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हुए, एक गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वेरियस कमोडिटी, लाइक यहाँ पे हम दो का एग्जांपल ले रहे हैं, तो दो कमोडिटी के ए एंड बी, दो कमोडिटीज के उन सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, जिनका हम बेटर यूटिलाइजेशन करते हुए क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या करता है कि हमारे जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है और गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उनका बेटर और इफिशिएंट तरीके से यूज करते हुए ए और बी के कौन कौन से कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, उनको रिप्रोड्यूस इनको शो करने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम इसको बात करते हैं डायग्राम के साथ। जैसे आपके पास जो लिमिटेड सोर्सेज है, उनसे आप एक्स और वाई दो कमोडिटी क्या करना चाह रहे हो, प्रोड्यूस करना चाह रहे हो। यहाँ पे एक्स पे हमने ले लिया एक्स कमोडिटी और वाई पे ले ली हमने वाई कमोडिटी। अब अगर सारे ही आप अमाउंट किस पे लगा रहे हो, वाई कमोडिटी पे लगा रहे हो, तो आप कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हो, 16 कर पा रहे हो। और इस कंडीशन में आप एक्स कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो, 0। तो जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपको किसको डिक्रीज करना होगा, यू हैव टू डिक्रीज द वाई कमोडिटीज कंजप्शन। और जब आप सारे ही सोर्सेज किस पे लगा रहे हो, एक्स कमोडिटी पे लगा रहे हो, दैट टाइम योर वाई कमोडिटीज प्रोडक्शन विल बी 0। तो उस टाइम वाई का प्रोडक्शन क्या होगा, 0। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है एक्स का, यहाँ पे पहले हमने 1 से डिक्रीज किया था, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, यानी हमारे जो डिक्रीजिंग पॉइंट है या यू कहे डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाई कमोडिटी है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो हमारा इस पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके से बनेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा कॉनकेव मोड में बनेगा। तो इस पे हमने ए कॉम्बिनेशन रखा, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन और एफ कॉम्बिनेशन। हमारा इस तरीके से इस पे हमारा चार्ट बना। तो इस लाइन को, जो कि प्रोडक्शन की गिवन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, फिक्स अमाउंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज की को यूज कर रहा है, और उनसे एक्स और वाई के वो सारे कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनका हम बेटर यूटिलाइजेशन करते हुए, हमारे रिसोर्सेज का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हुए प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। क्लियर। तो अब हम इसको डेफिनेटिव मोड में देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द maximum quantities of two commodities that can be produced given a fixed amount of resources and a given production technology। लिमिटेड रिसोर्सेज की फिक्स अमाउंट को यूज करते हुए, गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, रिसोर्सेज का बेटर और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हुए, दो कमोडिटी के वो सारे कॉम्बिनेशंस जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको शो करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब अगर हम बात करें इस अंदर वाले कोई कॉम्बिनेशन की, जहाँ पे हम एक्स कमोडिटी का जो आउटपुट है वो हम 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, एट दिस पॉइंट द वाई कमोडिटीज आउटपुट इज 10। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या हम अटेन कर सकते हैं, बिल्कुल इस कॉम्बिनेशन को हम अटेन कर सकते हैं, बिकॉज ये अपने कंजप्शन अपने प्रोडक्शन एरिया में है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होगी, हमारे जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन बेटर नहीं होगा, उनका यूटिलाइजेशन बेटर नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूँ बाहर जो आउटसाइडर में कोई कॉम्बिनेशन है, जेड कॉम्बिनेशन है, इसको हम अभी अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ना ही हमारे पास इस तरीके की कोई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। ये हमारे लिए अनअटेनेबल होगा, इसको हम अटेंड नहीं कर सकते। और ये हमारे लिए अटेनेबल होगा, बट हम इसको इस पॉइंट पे हमारे जो रिसोर्सेज है उनका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, यानी कि अभी हमने जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया, इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, वो हमारे सारे इफिशिएंट कॉम्बिनेशन है, इफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर जो है वो अटेनेबल है, बट यहाँ पे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर नहीं हुआ है। और जो बाहर है, आउटसाइड में है, वो अनअटेनेबल है, अनअटेनेबल है,
वहां पर हमारे पास इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन हियर इज द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज। अटेनेबल कॉम्बिनेशन पे रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। हियर द रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड और अंडर अनएम्प्लॉयड, यानी अगर इस कॉम्बिनेशन पे हम काम करेंगे तो हमारे कुछ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड नहीं हो पाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, या फिर कुछ टाइम के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कुछ टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। बट अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन की बात करें तो द इकोनॉमी डज नॉट हैव सफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को अचीव करने के लिए अभी हमारे पास सफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है to achieve this. This combination can be achieved only by increasing the resources or improving the production technique. अगर हमें unattainable combination को अचीव करना है तो या तो हम हमारे रिसोर्सेज को इंक्रीज करें या फिर हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को क्या करें, इंप्रूव करें, ताकि हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन तक पहुंच सके। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली बात, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड साइड में है, लेफ्ट से राइट साइड में। कॉनकेव टू द ओरिजिन, इसकी जो शेप है वो कॉनकेव है। 3 तरीके की शेप होती है, स्ट्रेट लाइन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉनकेव मीन्स होता है जैसे जैसे हम एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे हमें वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीजिंग मोड में सेक्रीफाइस करना होगा। उस शेप को क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। नेक्स्ट इज शोइंग बेस्ट कॉम्बिनेशंस। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो भी कॉम्बिनेशन शो कर रहा है वो सारे क्या है? बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ऑल कॉम्बिनेशन ऑन दी कर्व रिप्रेजेंट इक्वली एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इसके कॉम्बिनेशन है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है वो क्या है? इक्वली एफिशिएंट है हर कॉम्बिनेशन के ऊपर। नाउ व्हाट आर दी assumptions ऑफ पीपीसी। अब पीपीसी अब क्योंकि मैं बोलने जा रहा हूँ कि 2 कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे, कुछ फैक्टर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, तो कुछ इसकी क्या है? assumption है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। इकोनॉमिक्स में आपको मालूम ही होगा, जितनी भी थ्योरीज है उनकी कुछ एजम्पशन होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिनको रखकर ही वह थ्योरी अप्लाई होती है। तो पीपीसी मानता है एजम्पशन में कि जो इकोनॉमी है उसमें क्या चल रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको क्या मिला हुआ है? एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, कोई भी हमारा फैक्टर खाली नहीं है। सेकंड, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है। क्योंकि अगर रिसोर्सेज की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो डेफिनेट सी बात है हमारे कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या माना है? सप्लाई को कांस्टेंट माना है। नेक्स्ट, कांस्टेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। हमारी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। अगर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंजमेंट होता है तो डेफिनेट सी बात है हमारे आउटपुट में भी क्या होगा? चेंज होगा। दैट्स वाई द assumption ऑफ पीपीसी इज दैट कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है दैट शुड बी कांस्टेंट। यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। हम जिन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उनको हम किस वे में यूज कर रहे हैं? एफिशिएंटली वे में यूज कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। हम ये मानेंगे कि हम जिस वे में यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को वो उनका बेटर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। तो दीज आर दी assumption ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, ASO, रिसर्च असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन अलग वे में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एजम्पशन है या कौन सी एजम्पशन नहीं है। और वहीं अगर आप कॉलेज की अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक BA, LLB, BCom, BBA, 12th, 11th क्लास, BA, MA, जो भी जहां भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तब आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी assumption, इसकी एक्सप्लेनेशन सारी आपको डायग्राम के साथ सोल्व या एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, और आप हमें लिख सकते हो email @careersarthi05@gmail.com। और ये क्लास इंपॉर्टेंट है इन सभी के लिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।